नमस्कार। आज हम यूजीसी नेट एमपी सेट पेपर फर्स्ट जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के सेकेंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड में थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें परीक्षा में इसमें से निश्चित तौर पर थीसिस और आर्टिकल राइटिंग्स पर क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। आर्टिकल क्या है? तो जब हम आर्टिकल की बात करते हैं, पहले हम आर्टिकल समझेंगे तो आर्टिकल के कारण हमको रिसर्च थीसिस समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा, है ना। तो आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल जो है यूजुअली एक सेंट्रल क्वेश्चंस ऑफ द थीसिस जो होता है उसको लेकर ये इसमें पार्ट होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो रिसर्च है, तो हमारे रिसर्च का जो मेन फोकस है, उस मेन फोकस में हमारा रिसर्च जो है वो जर्नल आर्टिकल में पब्लिश होने जब जाता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ शब्दावलियां आएंगे जिसमें से आप देखिए यहाँ पर एक आ रहा है रिव्यूड, है ना। रिव्यूड को हम बोलते हैं समीक्षा, और इसके आगे जब आ जाता है पीयर रिव्यूड, तो पीयर रिव्यूड्स का सही सही शब्द तो होता है सहकर्मी द्वारा की गई समीक्षा। लेकिन वास्तव में यहाँ सहकर्मी इसकी समीक्षा नहीं करता है, समीक्षा की जाती है उसी विषय के विशेषज्ञ के द्वारा। तो जब कभी भी आप अपने रिसर्च आर्टिकल को किसी जर्नल में प्रकाशन के लिए प्रेषित करते हैं, तो वहां पर जो समीक्षा की जाती है उस समीक्षा को हम कहते हैं पीयर रिव्यूड। तो ये जो रिसर्च आर्टिकल्स जो होते हैं, या इन्हें हम रिसर्च पेपर भी कह सकते हैं, या हम सिंपली इन्हें आर्टिकल्स भी कहेंगे। तो ध्यान रखें, आप इन्हें आर्टिकल कहें या आप इन्हें रिसर्च आर्टिकल कहें, है ना, या सिंपली आप इन्हें रिसर्च पेपर कहें, ये हम एक ही अर्थ लेकर चलेंगे और उसी के बारे में परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो ये जो रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर या सिंपली आर्टिकल्स जो होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। पिछले यूनिट्स में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। क्वालिटेटिव को हम कहते हैं गुणात्मक, और क्वांटिटेटिव जो होता है वो होता है हमारा मात्रात्मक। तो ये पिछले वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दी हुई है, तो वहां से आप इसके बारे में और डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम आर्टिकल्स लिखना चाह रहे हैं तो हम उसकी एक प्लानिंग करते हैं। तो आर्टिकल्स की प्लानिंग करने में जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है वो है आइसोलेट अ मैनेजेबल साइज। आर्टिकल्स की जो साइज है, उसका जो आकार है, वो बहुत विस्तृत नहीं होना चाहिए और ना कुछ बहुत ज्यादा लघु होना चाहिए, मैनेजेबल साइज होना चाहिए। क्रिएट ए कोहेरेंट स्टोरी आर्ग्यूमेंट। कोहेरेंट स्टोरी मतलब आपका जो रिसर्च टॉपिक है या जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में एक आप सुसंगत, कहना चाहिए, एक प्लॉट तैयार करें, एक कहानी तैयार करें जिसमें पर्याप्त आर्ग्यूमेंट्स हों, पर्याप्त तर्क बहस के लिए आप वहां पर हों। फिर मैक द आर्ग्यूमेंट सेल्फ स्टैंडिंग, वो आर्ग्यूमेंट्स आपके सेल्फ स्टैंडिंग होने चाहिए। टारगेट द जर्नल्स रीडरशिप, यानी आप जिस जर्नल्स में अपना आर्टिकल प्रकाशन के लिए भेज रहे हैं उसके पाठक कौन है, उसकी रीडरशिप क्या है, आगे हम इसके बारे में और डिटेल्स जानने वाले हैं। एंड चेंज द राइटिंग कन्वेंशंस फ्रॉम द दैट यूज्ड इन योर थीसिस। आपकी जो थीसिस आप विस्तारित लिखने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका आर्टिकल होना चाहिए। गेट फेमिलियर विद द जर्नल यू वांट टू सबमिट। आप जिस भी जर्नल में, जर्नल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, शोध पत्रिका, तो जिस किसी भी शोध पत्रिका में आप अपना आर्टिकल प्रकाशन के लिए भेजना चाह रहे हैं तो आपको उसके बारे में पहले से फैमिलियर होना बहुत
आवश्यक है आप उसके अनुसार अपने लेखन कार्य को करें। तो यहाँ पर जर्नल्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपके जो जर्नल्स है उसके रीडरशिप्स कौन है, मैंने उसके रीडर्स किस टाइप के हैं। व्हेन सिलेक्टिंग योर जर्नल थिंक अबाउट रीडर्स, रीडर्स के बारे में सोचिए, पाठक के बारे में सोचिए, उस जर्नल्स के पर्पस के बारे में सोचिए, उद्देश्य के बारे में सोचिए, एंड व्हाट टू राइट अबाउट एंड व्हाई, आप किसके बारे में लिखना चाह रहे हैं और क्यों लिखना चाह रहे हैं। डिसाइड द काइंड ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल्स का जो प्रकार है, काइंड यानी यहाँ पर प्रकार, उस प्रकार को आप निर्धारित कीजिए। इज इट ए रिपोर्ट, क्या आपका आर्टिकल एक रिपोर्ट के फॉर्म में है। इज इट ए पोजिशन पेपर, इज ए क्रिटिक, क्या ये समालोचना है या समीक्षात्मक है। आप किस प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स आप उसमें लेने वाले हैं, वो सब चीजें आपके जर्नल्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। वंस यू हैव चूजन योर टारगेट जर्नल्स, जब आप अपने टारगेट जर्नल्स का मतलब है जिस शोध पत्रिका में आप अपना आर्टिकल प्रकाशन के लिए भेजने वाले हैं, उसको हम कह रहे हैं टारगेट जर्नल्स। तो टेक द टाइम टू रीड ए सिलेक्शंस ऑफ आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश्ड, उस शोध पत्रिका में जो पूर्व से ही ऑलरेडी उसमें पूर्व में प्रकाशित, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम आप किसी जर्नल्स में भेज रहे हैं और वो जर्नल भी पहला आप उसका अंक आ रहा है, उसके और भी पहले ऑलरेडी प्रकाशित हो चुके होंगे। तो उस जर्नल्स में, उस शोध पत्रिका में जो भी पूर्व में प्रकाशित आर्टिकल्स हैं उनको आप पहले पढ़िए और देखिए कि क्या वो आपके रिसर्च, आपके जो शोध हैं, आपके शोध कार्य से उनकी कोई रेलेवेंसी है, क्या वो आपके शोध के साथ सुसंगत हैं। अगर वो सुसंगत है तो आप आगे बढ़िए। कीप योर मैसेज फोकस्ड, आपका जो आर्टिकल है उसके अंदर आपका संदेश, संदेश से मतलब है आपके शोध का विषय, वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, है ना। अगर मोर जनरल रीडर्स हैं या आपके रीडर्स एक्सपर्ट्स हैं, ये आप देखिए, क्योंकि अभी इसके पहले मैंने आपसे क्या कहा कि आपका टारगेट जर्नल्स जो है, आपकी जो लक्षित शोध पत्रिका है, उसके पाठक कैसे हैं, वो एक सामान्य पाठक हैं या उस सब्जेक्ट के, उस विषय के निष्णांत है, एक्सपर्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका जो लेख है, आपका जो आर्टिकल है, वो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ेगा। एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जर्नल आर्टिकल्स जो होता है उसमें कम से कम एक बिंदु तो ऐसा होता है जो आपको आपके जर्नल्स में प्रकाशन के लिए आपने जो आर्टिकल्स भेजा है उसको बहुत शक्तिशाली बनाता है, और इसके अंदर एविडेंसेस होते हैं, प्रमाण होते हैं। हाउ टू फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर ए जर्नल आर्टिकल्स, शोध पत्रिका में आप जो लेख प्रकाशित कर रहे हैं, यानी जर्नल आर्टिकल्स को हम क्या कह सकते हैं, शोध आलेख भी कह सकते हैं। तो आपका जो ये शोध आलेख आप प्रकाशनार्थ भेज रहे हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट्स को हम हिंदी में कहते हैं एक प्रारूप। प्रारूप मतलब उसका एक विशिष्ट ढांचा होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो तैयारी करना होता है। तो लगभग प्रत्येक जर्नल्स, इंडिविजुअल जर्नल्स विल हैव देयर ओन स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट्स, लगभग हर एक जर्नल्स की अपनी एक फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और जब भी वो शोध आलेख आपसे आमंत्रित करते हैं या उसमें प्रकाशन के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको आप गो थ्रू जाते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि आपको किस प्रकार के फ़ॉन्ट्स लेना है ना, आपको स्पेसिंग कितना रखना है, और आपके उसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स और उन सब के बारे में पूरी एक एक स्पेसिफिक डिटेल्स रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो वो आपको पहले से पता होना चाहिए। अब किसी भी आलेख को जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, तो उसमें शामिल होता है आपका टाइटल, पेपर का शीर्षक। तो ये जो शीर्षक है आपके आलेख का, जो शीर्षक है, वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेटर रीडर्स विल गेट ऑफ योर रिसर्च एंड कॉन्सेप्ट, ये पहला सूचक है, ये पहला एक इंडिकेटर है जिससे पाठक को आपके शोध
और उस शोध की जो अवधारणा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इट शुड बी कॉन्साइज, ये बिल्कुल कॉन्साइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए और इंफॉर्मेटिव, सूचनात्मक होना चाहिए। यानी शीर्षक को पढ़ने से ही पाठक को यह पता चल जाए कि आपका शोध आलेख किस बारे में है और इसमें आपको मोस्ट रिलेवेंट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स जो होते हैं ये कुछ विशेष प्रकार के शब्द होते हैं जिनके आधार पर हम उस आलेख को समझ सकते हैं कि उसमें किसके बारे में बात की होगी। तो ये कीवर्ड्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 5 to 10 कीवर्ड्स तो होने ही चाहिए जिनके आधार पर आपके आलेख की जानकारी पाठक को पता चल जाए। लेकिन इसमें आपको अवॉइड करना चाहिए एब्रिविएशंस और फॉर्मूले। इसके अंदर आपको जो एब्रिविएशंस होते हैं, जो संक्षिप्ताक्षर होते हैं, संक्षिप्तीकरण जो होता है, तो संक्षिप्तीकरण से आपको बचना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए और सूत्र का उपयोग भी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो कीवर्ड्स आर एन एसेंशियल पार्ट producing a journal articles. When writing a journal article, you must select keywords that you would like your article to rank for. Keyword help potential readers to discover your article. आपके आर्टिकल्स वाकई उनके लिए लाभदायक हैं या नहीं, ये कीवर्ड्स से ही पता चल जाता है। कीवर्ड्स के बाद अगला आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है मतलब ये कह सकते हैं कि आपके जो शोध आलेख है, आपका जो आलेख है, उस आलेख की आत्मा हम कह सकते हैं। यानी ये आपके शोध आलेख के बारे में एवरीथिंग बताता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बहुत बड़ा होना चाहिए। इट शुड बी अ शॉर्ट पैराग्राफ अराउंड 300 वर्ड्स, यानी लगभग 300 शब्द, 250 भी हो सकते हैं। तो 250 से 300 शब्द के समथिंग ये होना चाहिए। और इसमें क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए, तो आप देखें इसमें आपका रिसर्च किस बारे में है ये एब्स्ट्रैक्ट से पता चल जाना चाहिए। व्हाट मेथड यू हैव बीन यूज्ड, आपने इसमें किस प्रकार की शोध प्रविधि या विधि का उपयोग किया वो पता चल जाना चाहिए। व्हाट यू मेन फाइंडिंग्स आर, आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं ये पता चल जाना चाहिए। ये किसी भी एक अच्छे एब्स्ट्रैक्ट की विशेषताएं होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट के बाद आता है एक्नॉलेजमेंट्स, आभार। जब भी कोई आप रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों की सहायता लेते हैं, सहयोग लेते हैं। आपको अपने शोध आलेख में इन सब के प्रति आभार प्रदर्शित करना चाहिए। तो आपके शोध में दिस इज वेयर यू एक्नॉलेज द इंडिविजुअल्स, आप क्या करते हैं जो व्यक्तिगत या इंडिविजुअल्स वैयक्तिक तौर पर जिन्होंने आपको सहयोग किया है ना, वो आपके को ऑथर्स भी हो सकते हैं, बट कंट्रीब्यूटेड टू योर आर्टिकल इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक तौर पर, फाइनेंशियली, आर्थिक तौर पर, या और अन्य किसी विधि से किसी ने यदि आपको कोई सहयोग दिया है तो ये एक्नॉलेजमेंट्स में आना चाहिए। और एक्नॉलेजमेंट्स में ये सब दर्शाने से ये चीज आती है कि आप दूसरों के बौद्धिक अधिकारों का सम्मान करते हैं और आप दूसरों के सहयोग को रिकॉग्नाइज करते हैं और इट गिव्स यू मोर इंटेग्रिटी, आपको एक लेखक के रूप में बहुत ज्यादा समग्रता प्रदान होती है एक्नॉलेजमेंट्स से। फिर आता है आपका आर्टिकल या शोध आलेख का परिचय, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन इज द पिवोटल पार्ट ऑफ द आर्टिकल राइटिंग प्रोसेस, पूरे शोध लेखन की प्रक्रिया की धुरी है ये, है ना, जिसके इर्द गिर्द पूरा आपका शोध आलेख है। तो एन इंट्रोडक्शन नॉट ओनली इंट्रोड्यूसेस योर टॉपिक एंड योर स्टैंस ऑन द टॉपिक बट इट आल्सो कॉन्टेक्सचुअलाइजेस, ये यहां पर ये जो शब्द आया ना कॉन्टेक्सचुअलाइजेस, तो कॉन्टेक्सचुअलाइजेस का मतलब होता है प्रासंगिक बनाए रखना। यानी आपका जो शोध आलेख है उसको प्रासंगिक बनाए रखने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, आपके परिचय की, इंट्रोडक्शंस की।
इंट्रोडक्शन के बाद आता है आलेख का मेन बॉडी, मुख्य हिस्सा, जिसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स हो सकते हैं, है ना। तो ईच पैराग्राफ विल इनकैप्सुलेट a different notion and there will be a clear linking between each paragraph। आपका जो भी आलेख है, अब उसमें बहुत सारे पैराग्राफ होंगे, लेकिन हर एक पैराग्राफ जो है वो एनकैप्सुलेट होना चाहिए एक डिफरेंट नोशंस में। साथ ही साथ एक पैराग्राफ से जब रीडर अगले पैराग्राफ पर जाए तो उसमें एक लिंकिंग होना चाहिए, एक जुड़ाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला पैराग्राफ कुछ और कह रहा है, सेकंड कुछ और कह रहा है, थर्ड कुछ और कह रहा है। उसमें लयबद्धता होनी चाहिए। सही सही शब्द अगर हम हिंदी में इसको कहें तो वो लयबद्धता के साथ होना चाहिए। फिर आता है आपका कंक्लूजन, यानी आपका उपसंहार, आपका निष्कर्ष। तो योर कंक्लूजन शुड बी एन इंटरप्रिटेशन ऑफ योर रिजल्ट्स। आपने आपके शोध आलेख में जो परिणाम प्रस्तुत किया है, आपको यहाँ पर उसका इंटरप्रिटेशन करना है, आपको उसकी व्याख्या करनी है। साथ ही साथ आपको उसको क्या करना है, समराइज करना है। समराइज करने का मतलब है कि आप उसको क्या कर रहे हो, संक्षेप में पूरा समझा रहे हो। आपकी व्याख्या, व्याख्या ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा डिटेल्स में आ जाए, वो भी बहुत संक्षिप्त में होना चाहिए। लेकिन एक चीज विशेष ध्यान रखना चाहिए, अच्छे शोध आलेख की विशेषता होती है कि कंक्लूजन में कोई नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर देना चाहिए। ये ध्यान रखें। ये आपका किसके बारे में था, थीसिस के बारे में। अब लास्ट आता है आपके रेफरेंसेस एंड साइटेशन। आप अपना जब भी रिसर्च करते हैं या आलेख लिखते हैं तो आप पूर्ववर्ती, क्योंकि रिसर्च का मतलब ही ऑलरेडी उसमें पहले से कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपसे पहले भी लोग उस पर कार्य कर चुके हैं, तो आपने कहाँ से क्या रेफरेंसेस लिए हैं, और साथ ही साथ आपने उसमें जो उद्धरण प्रस्तुत किए हैं, साइटेशन को हिंदी में हम बोलते हैं उद्धरण, तो आपने उसमें क्या उद्धृत किया है उसका प्रॉपर वे में रेफरेंसेस होना चाहिए। और ये जो रेफरेंसेस या साइटेशन जो भी आप करते हैं, कोशिश कीजिए ये लेटेस्ट हो। 10 साल से ज्यादा पुराने तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आप ज्यादा पुराने उसमें साइटेशंस ले रहे हो, इट मींस कि अभी लेटेस्ट उस टॉपिक में, उस रिसर्च के फील्ड में क्या चल रहा है, आप उसके बारे में अवेयर ही नहीं हो, तो आपका जो रिसर्च आर्टिकल है वो प्रासंगिक नहीं बना रहेगा। तो आपको एक कोशिश करना चाहिए। अब ये रेफरेंसेस और साइटेशन क्या होते हैं, किस प्रकार से किए जाते हैं, तो इसके लिए मैं 2-1 दिन के अंदर एक वीडियो अलग से इसमें डालने वाला हूं। तो आपने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आप किस प्रकार के वीडियोस चाहते हैं। अभी मेरे पास डिमांड्स आ रही कि सर आप हिंदी में ही बताइए, तो ध्यान रखिए प्योरली हिंदी में अभी मेरे पास बताने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। मैं बायलिंगुअल इसको मेंटेन कर रहा हूं ताकि दोनों विषय, दोनों माध्यम के जो भी परीक्षार्थी हैं उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। तो आपको इसमें कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं आएगी। आप देखेंगे तो बहुत सरल भाषा में मैं ये सब चीजें आपको समझा रहा हूं। आप इसके साथ साथ आप मेरे वीडियोस जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न के हल भी अभी तक मैं यहाँ पर यूनिट 1 जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके बारे में मैं 2 वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, जिसमें से पहले वीडियो में मैंने 31 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको उसमें समझाए हैं और सेकंड वीडियो में 32 से 82। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके यूजीसी नेट और एमपी सेट और सीएसआईआर नेट जैसी परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो यदि आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लिंक में जाइए और उन वीडियोस को भी देखिए, आपको बहुत तैयारी में मदद मिलेगी। अब हम आते हैं थीसिस। तो थीसिस को हम एक बहुत सिंपल सा डिसर्टेशन, और डिसर्टेशन के लिए सही सही शब्द तो होता है निबंध, लेकिन निबंध से जब हम हिंदी में बोलते हैं तो लगता है कि ये हिंदी का गद्य की जो एक विधा है वो है, लेकिन उस विधा में और इसमें एक अंतर है। तो हम डिसर्टेशन या थीसिस को थीसिस रूप में ही लेकर चलेंगे, चाहे हम हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश में तो आप ऑलरेडी आपको थीसिस ही करना है। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी
Dissertation can also be defined as long essays on a particular subject or a topic written especially for a college degree. एक डिग्री के लिए, कॉलेज डिग्री के लिए लिखा गया किसी विषय विशेष पर निबंध, लेकिन ये निबंध कैसा है? लॉन्ग। तो लॉन्ग ऐसे ये कौन कह रहा है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कह रही है ना। थीसिस राइटिंग कैन वेरी इन स्कोप, लेंथ, नेचर, है ना। उसका जो स्कोप है, मतलब किस दृष्टिकोण में है, वो परिवर्तनशील हो सकता है, उसमें परिवर्तन हो सकता है, लंबाई में परिवर्तन हो सकता है, प्रकृति में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो सभी में सेम रहता है। अब आते हैं थीसिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो थीसिस के स्ट्रक्चर्स को देखते समय आपको टोटल यहाँ पर 17 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। तो एक एक करके अब हम इनको समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है ना, तो सबसे पहला आता है हमारा कवर पेज। नंबर एक हमारा क्या है? कवर पेज। कवर पेज ऑफ थीसिस पीएचडी जो है ना, थीसिस मस्ट डिक्लेयर दैट द टाइटल ऑफ द रिसर्च। कवर पेज पर क्या होता है? आपकी जो रिसर्च है, आपने जो शोध कार्य किया है डिग्री प्राप्त करने के लिए, कौन सी डिग्री? पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के लिए, उसका टाइटल स्पष्ट लिखा होना चाहिए। इसके साथ साथ उसमें कुछ बेसिक चीजें और भी होती हैं। आपके विश्वविद्यालय का, यूनिवर्सिटी का नेम होता है, रिसर्चर्स का नेम होता है, अंडर हुज सुपरविजन आपने ये सब किया है, वो सारी डिटेल्स होती है। तो ये कहलाता है आपका कवर पेज। कवर पेज के बाद आता है टाइटल पेज। तो टाइटल पेज जो है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? टाइटल कंप्राइजेस फॉलोइंग लिस्ट ऑफ थीसिस। इसमें टाइटल ऑफ द पीएचडी थीसिस कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, नेम ऑफ द रिसर्च स्कॉलर, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ द डिग्री प्रोग्राम, नेम ऑफ द सुपरवाइजर एंड डेट ऑफ सबमिशन। ये कवर पेज या कवर पेज जो है, उसमें केवल आपका टाइटल लिखा हुआ है, और उसी के अंदर कवर पेज के बाद आपका जो टाइटल पेज है, तो टाइटल पेज पे ये इतनी सारी डिटेल्स आनी चाहिए। उसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट्स। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि रिसर्च आर्टिकल्स जब आप लिखते हैं तो वहां भी एक्नॉलेजमेंट्स होता है, लेकिन वहां जो एक्नॉलेजमेंट्स होता है वो बहुत संक्षिप्त होता है, न के बराबर। लेकिन यहाँ पर जो एक्नॉलेजमेंट्स है, ये पूरा 1 पेज का एटलिस्ट होता है, और इसमें सारी फंडिंग एजेंसीज, आपके इंस्टीट्यूशन, आपके सुपरवाइजर, इवन आप अपने फैमिली मेंबर्स आदि जो आपको किसी भी तरीके से आपको आपकी इस थीसिस राइटिंग में आपने आपकी हेल्प की है या रिसर्च करने में आपकी हेल्प की है, उन सब के लिए आप एक्नॉलेज करते हैं। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट। वहां पर हमने बात की थी कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो 200 से 300 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा सा लेंथियर होता है, और इसके अंदर भी वो सारी चीजें होती हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी आपके थीसिस की आत्मा है, और इसमें पूरी सारी चीजें होती हैं। द पेज इज मेंट फॉर ऑफर द कोर आइडिया अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, एंड द प्रोसेस ऑफ रिजल्ट। आपके पास जो परिणाम आया वो किस प्रक्रिया से आया है, इन सब के बारे में ये सारी चीजें होती हैं। इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट के बाद आता है टेबल ऑफ कंटेंट, है ना। आपकी जो सारणी एक टेबल बनती है, उसमें आप सारी चीजों को डिटेल्स लिखते हैं। जैसे पुस्तक के अंदर एक होता है ना कि किस पृष्ठ पे क्या होगा, आपका पूरा कहना चाहिए। वहां से अपने एक इंडेक्सिंग टाइप हो गया कि आपको किस पेज पर कहाँ कौन सी जानकारी मिलना है। तो ये पेज जो है टेबल ऑफ कंटेंट इज लाइक अ मैप ऑफ टू द रिसर्च वर्क विद स्पेसिफिक पेज नंबर। ये पेज नंबर में भी स्पेसिफिक होता है कि किस पेज पर कहाँ है। और जब आप आपकी थीसिस की अगर सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि नाउअडेज तो सॉफ्ट कॉपी में भी सबमिट करना होती है, तो सॉफ्ट कॉपी में होने पर डायरेक्टली वही रिक्वायर्ड पेज आपका एक्सेस हो जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट पर गए और उस पर्टिकुलर पेज पे क्लिक किया, तो सीधे सीधे व्यूअर्स जो है या उसका जो इवेल्युएटर है, वो सीधे उसी पेज पर पहुंच जाते हैं। लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड ग्राफ्स एंड टेबल्स। आपके पूरे थीसिस राइटिंग में आपने जो फिगर्स या ग्राफ्स या टेबल्स जो हैं, उन सभी की डिटेल्स आपको इसमें देना होती है, जिसे हम कहते हैं लिस्ट ऑफ फिगर्स, ग्राफ्स एंड टेबल्स। तो ये पेज जो इन सबको सूचीबद्ध करता है, एनलिस्टिंग करता है। अब आते हैं आपका चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 जो होता है वो जनरली इंट्रोडक्शन ऑफ द थीसिस होता है। ये बहुत स्टार्टिंग है, द मोस्ट इंपोर्टेंट।
इंक्लूजन इन दिस चैप्टर्स आर, इसमें क्या क्या चीजें समाहित होती है। इंक्लूजन का मतलब है समाविष्ट करना या समाहित करना। तो इसमें कौन कौन सी चीजें समाविष्ट होती हैं, कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, हम ये कह सकते हैं। तो इसमें आपका होता है रिसर्च स्टेटमेंट होता है, रिसर्च का बैकग्राउंड होता है, आपकी रिसर्च का उद्देश्य है, रिसर्च की जो समस्या, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है या क्वेश्चन है, प्रश्न, वो होता है अनुसंधान का, आपके अनुसंधान का उद्देश्य। आपने यदि कोई परिकल्पना की है तो रिसर्च हाइपोथेसिस इफ एनी, जरूरी नहीं कि सभी में ये हो, अगर होए तो आप लिखेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। रिसर्च रेलेवेंसी, आप जो रिसर्च अभी आपका ये जो शोध ग्रंथ आपने तैयार किया है अनुसंधान के पश्चात, शोध कार्य के पश्चात, तो इसकी रेलेवेंसी क्या है उसको आपको यहाँ डिस्क्राइब करना होता है। और आपके रिसर्च का स्ट्रक्चर ये यहाँ पर आएगा। फिर आता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 जो होता है वो आपका लिटरेचर रिव्यू होता है, साहित्य सर्वे। जब भी आप अनुसंधान या शोध कार्य करते हैं तो आप पूर्व में जो भी शोध हो चुके हैं उसको और उससे जुड़े हुए विषय आदि का विस्तृत अध्ययन करते हैं, इसको हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। तो आपका ये जो सेकंड जो होता है इसमें आपको लिटरेचर रिव्यू आपको लिखना होता है। अब आप देखें, अभी वर्तमान समय में क्या होता है, इंटरनेट का जमाना है, वेब पे सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, बहुत सारी चीजें। तो जब भी आप लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं तो उसमें आप जो भी अपने शोध पुराने जो जर्नल्स, आर्टिकल्स और ये सब चीजें तो आप लिखेंगे, साथ ही साथ आप इसमें आजकल गूगल स्कॉलर, जेस्टोर, एमरल्ड, एबेस्को, ये बहुत सारे नए नए रिलायबल सोर्सेस हैं, तो इनके बारे में भी आपको जो है बताना चाहिए। और साथ ही साथ उसमें आपको क्या करना चाहिए, प्लैगरिज्म, ये वर्ड, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, आप नेट के एग्जाम्स दे रहे हैं और अगर आप प्लैगरिज्म के बारे में नहीं जानते तो फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो प्लैगरिज्म को विशेष ध्यान दें। इसके लिए हिंदी शब्द होता है साहित्यिक चोरी, यानी किसी दूसरे के किए गए कार्य को अपना बता देना। तो अगर आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, वेल रिकॉग्नाइज करते हैं, तो फिर वो प्लैगरिज्म नहीं होता है। लेकिन यदि आप बिना उसको रिकॉग्नाइज किए एज इट इज अगर आप डिक्टो कर देते हैं तो ये प्लैगरिज्म होता है। और नाउअडेज तो प्लैगरिज्म से रिलेटेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। आगे एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, ये वीडियो जब मैं बनाऊंगा उसमें सारी चीजें हम देखेंगे कि प्लैगरिज्म को हम कैसे पकड़ते हैं। फिर आता है रिसर्च मैथडोलॉजी। आपके थीसिस का जो अगला पार्ट है वो होता है रिसर्च मैथडोलॉजी। आपका जो रिसर्च है वो किस विधि पर आधारित है, आपने आपके प्राइमरी डेटा जो है वो किस प्रकार से लिए हैं, और आपका जो सेकेंडरी डेटा है ना, ये आपका प्राथमिक डेटा और आपका सेकेंडरी डेटा ये किस प्रकार से आया है, वो सारा आपको यहाँ बताना होता है। क्वालिटेटिव अप्रोच इज फॉर डेटा इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स। अगर ऑलरेडी इस वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं, क्वालिटेटिव अप्रोच में आपके जो भी डेटा जो होता है वो इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स होता है, और क्वांटिटेटिव में इन फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड स्टैटिस्टिकल वेरिएबल्स होता है। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच अगर मेजर है तो वो इंफॉर्मेशन होगी, और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है तो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में होंगे। तो वो जो भी विधि आप यहाँ लिख रहे हैं वो आपको मेंशन करना है। फिर आता है चैप्टर 4 रिजल्ट्स एंड एनालिसिस। आपकी शोध से आपको क्या परिणाम मिला, आपने उसका किस प्रकार से विश्लेषण किया, वो सारा यहाँ पर आता है। तो इसमें रिजल्ट शुड बी डिक्लेयर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, वास्तव में जो आपने प्रेक्षण किया है, और स्टैटिस्टिकल डेरिवेशंस, आपके जो सांख्यिकीय आपने निगमन किया है या जो डिराइव किया, वो सारी चीजें यहाँ रिजल्ट्स में आना चाहिए। रिजल्ट्स मस्ट बी एनालाइज्ड इन स्टेटमेंट्स, यानी कथन के रूप में उसका विश्लेषण होना चाहिए, टेबल्स होनी चाहिए, ग्राफ्स होने चाहिए, ताकि बेटर तरीके से उसको देखकर हर कोई समझ सके कि आपके जो रिसर्च था, आपका जो शोध कार्य था, जिसको आपने एक थीसिस के रूप में प्रकाशित किया है, उसको आप कोई सामान्य जो भी उस विषय से संबंधित है वो समझना चाहे तो वो समझ सके। The analysis of the results must remain in relation with the secondary data attained through the literature review. आप जब लिटरेचर रिव्यू करते तो लिटरेचर रिव्यू मेनली क्या होता है, सेकेंडरी डेटा के सोर्सेस होते हैं। तो आपका जो रिजल्ट्स का जो विश्लेषण आया है वो उसके साथ रिलेट होना चाहिए। अदरवाइज आपने लिटरेचर रिव्यू और कुछ किया, आपका रिजल्ट और कुछ आ गया तो बिल्कुल बात ही नहीं बनेगी, आपस में कोई लिंकिंग ही नहीं है। फिर आता है डिस्कशन, है ना, चर्चा। इस चैप्टर में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, लेकिन ये डिस्कशन फोकस्ड होता है इन मीटिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। आपका जो शोध का जो उद्देश्य था वो आपको प्राप्त हुआ है क्या, बाय एस्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन
प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच में एक संबंध स्थापित करके उसके आप चर्चा करते हैं। तो आपके बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेरिवेशन इन एन अनबायस्ड मैनर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे ये तो नेगेटिव आया है, लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं, आपको बिल्कुल अनबायस्ड मैनर में आपका जो भी परिणाम आया, जो भी रिलेशंस आया है, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल ईमानदारी के साथ लिखना चाहिए। द डिस्कशन शुड ओपन डोर्स फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और आपका जो डिस्कशन ऐसा होना चाहिए कि आगे चलकर कोई और शोधार्थी जो है और कोई रिसर्चर्स जो है उसको आपके शोध को पढ़कर उसको एक आइडिया मिले और वो फिर अपना शोध कार्य कर सके। तो इसको हम बोलते हैं कि शुड बी ओपन, मतलब ओपन डोर होने चाहिए, खुले दरवाजे होने चाहिए, बंद दरवाजे नहीं कि आपने बिल्कुल पटाक्षेप कर दिया भैया अब इसके बाद कुछ नहीं, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमेशा दरवाजा खुला होता है, उसके बाद कुछ न कुछ नया आता ही आता है। फिर आता है कंक्लूजन, उपसंहार। इस चैप्टर्स में आप क्या करते हैं, आपका जो भी शोध है उसको सम अप करते हैं, उसको बंद करते हैं एंटायर रिसर्च वर्क को। इन दिस चैप्टर रिसर्चर्स needs to explain the process of research and the ways he or she attended the relevancy of the study। आपके अध्ययन की जो प्रासंगिकता है, रिलेवेंसी है, आप उसको यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फिर आता है रिकमेंडेशंस एंड फर्दर स्टडी। इस चैप्टर में आप क्या करते हैं, भविष्य के लिए आप अपनी तरफ से क्या रेकमेंड्स करना चाहते हैं फ्यूचर स्टडी के लिए। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहना चाहिए भाग होता है रिसर्च का। इस चैप्टर से इट ऑफर्स ए विजन टू द रिसर्च एंड thus इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर स्टडी। आपने जो भी अध्ययन किया है उसका ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर आता है रेफरेंसेस, है ना। रेफरेंसेस में हम क्या करते हैं, संदर्भ। तो संदर्भ किस प्रकार से लिखे जाते हैं, मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। यहाँ पर ये कुछ नाम आ रहे हैं ना, एपीए, है ना, एमएलए, शिकागो स्टाइल्स, ये सारी चीजें ये रेफरेंसेस के तरीके हैं, वेज ऑफ रेफरेंसेस हैं, मेथड्स हैं रेफरेंसेस के। तो वो कैसी होती है वो अगले वीडियोस में हम देखेंगे। फिर आता है आपका बिब्लियोग्राफी, है ना। बिब्लियोग्राफी में आप क्या करते हैं, ग्रंथ सूची। क्योंकि जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं ना, तो लिटरेचर रिव्यू करते समय आप ग्रंथों का भी अध्ययन करते हैं। तो कौन कौन सी बुक्स को आपने स्टडी किया है उसके बारे में बताना, दैट इज कॉल्ड द बिब्लियोग्राफी। ये आपकी ग्रंथ सूची है। फिर आता है आपका अपेंडिक्सिस, है ना, परिशिष्ट। तो इस परिशिष्ट में आपको क्या क्या शामिल होते हैं, देखिए, दिस इज द सेक्शन दैट नीड्स इंक्लूड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च वर्क। आपका जो शोध कार्य है ना, रिसर्च वर्क मतलब शोध कार्य, तो आपके शोध कार्य में अतिरिक्त सूचनाएं जो अभी तक आपने नहीं दी वो यहाँ परिशिष्ट में आएंगे। इसमें क्या करते हैं आप, कैलकुलेशन को एक्सप्लेन करते हैं। आपके इसमें रिजल्ट्स आप कुछ लिखेंगे, मेंशन करेंगे, तो वो रिजल्ट्स आपको किस प्रकार के कैलकुलेशन से मिले हैं वो अपेंडिक्स में आपको डिटेल उसकी डालना होती है। फिर एक्सपर्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, है ना, महत्वपूर्ण जो भी टेक्स्ट है उसके बारे में आप बताते हैं। एडिशनल रिसोर्सफुल मटेरियल, अन्य कोई जो भी सहायक आपके लिए स्रोत सामग्री थी उसके बारे में बताते हैं। लिस्ट ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द रिसर्च, अगर आप मान लिया स्पेशली अगर विज्ञान विषय का है, नेचुरल साइंसेस का सब्जेक्ट है, तो आप बहुत सारे एपरेटस यूज करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, है ना। और एपरेटस के साथ साथ नाउअडेज अगर मान लिया आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं कंप्यूटेशनल कैलकुलेशंस करने के लिए, कंप्यूटर आधारित गणना के लिए, आप उसके बारे में बता सकते हैं। नेसेसरी फिगर्स और टेबल्स हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। तो ये अपेंडिक्सिस होता है। फिर आता है लास्ट, प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग एंड पब्लिकेशन। अब आपने पूरा कंप्लीट हो गया, इसके बाद अब आप क्या करते हैं, उसको प्रूफ रीडिंग करते हैं। प्रूफ रीडिंग मतलब आप उसमें पूरा शुरू से लेकर अंत तक उसको चेक करते हैं प्रॉपर वे में कि कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, उसमें कहीं कोई पैराग्राफ का मतलब कहना चाहिए सीक्वेंसिंग में तो गड़बड़ नहीं है, कोई कैलकुलेशंस में तो गड़बड़ नहीं है, ये सारी चीजें आप इसमें शामिल करते हैं। तो ये आपका प्रूफ रीडिंग कहलाता है। एंश्योर द एंटायर वर्क गेट्स इन्वेस्टिगेटेड वेल, चेक द एंटायर कंटेंट, एडिटिंग, स्पेलिंग एंड ग्रामर में बहुत सारी चीजें बता दी। मतलब मेन चीज है कि प्रूफ रीडिंग आपको उसको चेक करना है। चेक करने के बाद आप उसको एडिट कर लिया, सुधार कर लिया, और फिर आप इसको पब्लिशिंग के लिए भेजते हैं, पब्लिकेशन। तो ये था आपका किसके बारे में, थीसिस के बारे में। अब हम लास्ट देखेंगे
थीसिस और रिसर्च आर्टिकल या पेपर्स के बीच में डिफरेंसेस, दोनों ऊपरी तौर पर लगते हैं एक जैसे, नहीं, लेकिन दोनों में अंतर है। अब क्या अंतर है, तो आप देखिए, थीसिस ओरिजिनल प्लैगियरिज्म फ्री रिटन एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स दैट एक्ट एज ए फाइनल प्रोजेक्ट फॉर ए यूनिवर्सिटी डिग्री, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ऑफ हायर लेवल। यानी थीसिस जो होती है वो विश्वविद्यालय स्तर की सबसे सर्वोच्च कहना चाहिए उपाधि डिग्री है, उसके लिए लिखी जाती है। उसके बाद आपको पीएचडी की डिग्री अवार्ड होती है, जो सामान्य तौर पर सबसे सर्वोच्च डिग्री है। इसके बाद फिर डीएससी होता है, पोस्ट डॉक्टोरल होता है, वो अपनी जगह, लेकिन फिर भी थीसिस हम कह रहे हैं तो वहां पे भी तो थीसिस ही लिखी जाती है, तो इसलिए हम यही कहेंगे कि हायर लेवल के लिए लिखी जाती है। लेकिन रिसर्च पेपर में ऐसा कोई भी जरूरत नहीं है। रिसर्च पेपर आप कभी भी लिख सकते हैं, उससे आपको कोई उपाधि भी प्राप्त नहीं होगी, आपको किसी भी प्रकार से कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। जबकि आप अगर थीसिस लिख रहे हैं तो बाकायदा आपको एंट्रेंस एग्जाम्स देनी होगी, कोर्स वर्क करना होगा, आपके सुपरवाइजर्स होंगे, यूनिवर्सिटी में आरडीसी होगा, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। लेकिन जब आर्टिकल लिखते हैं तो आपको इन सब चीजों से होकर नहीं जाना पड़ता, तो ये बड़ा बेसिक अंतर है यहाँ पर। फिर द थीसिस एक्ट एज अ फाइनल प्रोजेक्ट, थीसिस जो है वो अंतिम कार्य है, वेयर एज रिसर्च पेपर इज अ काइंड ऑफ रिसर्च मैनुअल ऑफ जर्नल्स। जर्नल्स में बहुत सारे, एक जर्नल है उसमें 10 पेपर पब्लिश हुए हैं, उसमें से आपका भी एक पेपर है। थीसिस में ऐसा नहीं है, थीसिस में आपके ही पेपर का कार्य होता है, क्वेश्चन है जिसको आप रेज कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपने अपने जर्नल्स लिखे हैं, वो जर्नल्स आगे चल के आपके थीसिस का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जब हम केवल रिसर्च आर्टिकल्स की बात करते हैं तो वो जर्नल में पब्लिश होते हैं, तो वो अलग अलग रिलेटेड होते हैं, उनका मेन कंटेंट एक हो सकता है, लेकिन एक रिसर्च पेपर दूसरे रिसर्च पेपर से कहीं तक रेलेवेंसी नहीं होती है। द लेंथ ऑफ थीसिस इज अराउंड 20,000 to 80,000 वर्ड। थीसिस में जो शब्दावली, शब्द संख्या होती है वो लगभग 80,000 शब्दों तक हो सकती है ना, 20,000 शब्द हो सकते हैं। अब अगर हम एक शब्द, मतलब ये मान के चलें कि 200 शब्द एक पेज पर आप लिख रहे हो, तो लगभग 100 से 150 शब्द पेजेस होते हैं। और फिर कहाँ तक जा रहे हो आप, 80,000 शब्द, लगभग 400 पेजेस की तक हो सकती है। तो थीसिस जो है वो एक आपका ग्रंथ मान लें। लेकिन अगर उसके दूसरी तरफ हम रिसर्च पेपर्स की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, तो आर्टिकल्स क्या होता है, आपका 2-4 पेज का आर्टिकल्स होता है, 2 से 5 पेज समझ लो, मतलब ऑन एन एवरेज कितने शब्द पकड़ लो आप, 1,000 से लेके 1,500-2,000 शब्द, इससे ज्यादा वर्ड्स थोड़ी ना होते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा लेंथी होता है। द थीसिस फोकसेस ऑन द सेंट्रल क्वेश्चन और स्टेटमेंट, है ना, एंड ऑफ एन इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट दैट एंटाइज दैट एंटेल्स फर्दर रिसर्च। थीसिस का जो फोकस होता है, केंद्रीय प्रश्न होता है, एक सेंट्रल क्वेश्चन होता है, एक केंद्रीय कथन होता है, एक स्टेटमेंट होता है, जो बौद्धिक तौर पर बहस के लिए, आप जिसके ऊपर बौद्धिक बहस के लिए आपने वो सारा अपना शोध कार्य किया है। लेकिन रिसर्च पेपर में ऐसा नहीं होता है, ये तो केवल आपका जो सेंट्रल स्टेटमेंट है या सेंट्रल क्वेश्चन है उसको प्रूव करने के लिए आपने जो पेपर लिखा है वो है ये। तो आप देखिए कि जो थीसिस है वो बहुत विशाल होता है, और रिसर्च पेपर उसी के सेंट्रल आइडियाज को प्रूव करने के लिए एक पेपर होता है ना। द पर्पज ऑफ सबमिटिंग द थीसिस इज टू गेट द डिग्री ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। थीसिस जो है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की डिग्री के लिए, जैसे पीजी में भी लास्ट सेम में थीसिस लिखा जाता है, एमफिल अब तो लगभग बंद ही हो गया है ना, तो एमफिल की कोई जरूरत रही नहीं, लेकिन पुराने समय में एमफिल होता था, तो एमफिल में क्या करते थे, एक थीसिस लिखा जाता था, है ना। पीएचडी के लिए तो खैर होता ही होता है। तो ये एक डिग्री को प्राप्त करने के लिए लिखी जाती है। लेकिन वही बताया कि पब्लिशिंग पेपर जो है ये आपकी क्रेडिबिलिटी को प्रूव करने के लिए, या आप नॉलेजेबल हैं उस फील्ड में, इसको बताने के लिए, तो ये आपकी एक साख बनती है। मान लिया कि सपोज करो कि 10 पीएचडी होल्डर्स है, तो सभी ने थीसिस लिखी, लेकिन उन 10 में से पता चला 2 अभी भी एक्टिवली जर्नल्स में अपने रिसर्च पेपर आर्टिकल्स वगैरह लिखते रहते, तो उनकी एकेडमिक क्रेडिबिलिटी होती है, उनकी अकादमिक साख होती है कि नहीं ये इंटेलेक्चुअल पर्सन है, इसको सब्जेक्ट का नॉलेज है, तो यहाँ पर क्रेडिबिलिटी की बात आती है। While the students submit the thesis to the educational committee or panel or professor who review it, in contrast, scientists and other researchers read the review, the research paper. जब आप थीसिस सबमिट करते तो यूनिवर्सिटी का एक पर्टिकुलर पैनल होता है प्रोफेसर्स का, एक्सपर्ट्स का, वो उसको पढ़ते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, अपने रिमार्क्स करते हैं, उसको वैल्यूएट करते हैं। लेकिन जब आप रिसर्च जर्नल्स में अपना रिसर्च पब्लिकेशंस भेजते हैं तो वहां पर क्या होते हैं,
प्रोफेसर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपके पेपर की समीक्षा करते हैं और यदि वो पाते हैं कि ये प्रकाशन के योग्य है तो वो प्रकाशित हो जाता है। तो ये एक बड़ा अंतर है। फिर आता प्रिपरेशन एंड कंप्लीशन ऑफ थीसिस इज ऑलवेज अंडर द गाइडेंस ऑफ ए सुपरवाइजर। आपका जो थीसिस का जो काम है वो उसकी तैयारी करना या कंप्लीशन करना हमेशा क्या होता है, आपका एक गाइड होता है, रिसर्च गाइड, उसके गाइडेंस में होता है, जिसको हम रिसर्च सुपरवाइजर भी कहते हैं। बिना उसके आपकी पीएचडी हो ही नहीं सकती, बिना आप उसके आपका थीसिस हो ही नहीं सकता पूर्ण। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि आप अगर आर्टिकल्स लिख रहे हैं तो आर्टिकल में ऐसी कहीं कोई आवश्यकता नहीं होती है। द थीसिस कंटेन्स ए ब्रॉडर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट्स मैटर। थीसिस जो होता है वो बड़े व्यापक विस्तृत विषय को अपने में समाहित करता है। लेकिन दूसरी तरफ रिसर्च पेपर जो होता है वो बहुत ही नैरो डिस्क्रिप्शन होता है, उसका बहुत कम विवरण होता है, संक्षिप्त में होता है। तो ये थीसिस और आर्टिकल्स के बारे में था। आई थिंक कि आपको इस समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग, यानी संदर्भ और उद्धरण, साइटेशन किस प्रकार से किए जाते हैं, उसकी कौन कौन सी पद्धतियां हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा इसके बारे में होगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि आने वाली परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को, ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागियों को इसका लाभ मिल सके। थैंक्स।